कर्णानुयोग वाली पढ़ी। क्या था? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी। 3, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये 3 कितने हो गए? 7। इन 7 प्रकृतियों का क्या होना है? सम, क्षय अथवा क्षयोपशम। इनसे जो उत्पन्न होगा वो कौन सा सम्यक तो होगा? उपशम से औपशमिक, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक और क्षय से क्षय। इन सहित जो अविरतपना है, त्याग नहीं है लेकिन सम्यक तो है, वह अविरत सम्यक कहलाता है। ऐसी अपन ने कल परिभाषा जानने समझने का प्रयास। आज अपन परिभाषा के बाद आगे बढ़ते हैं। कल तीनों सम्यक दर्शनों की भी अपन को परिभाषा ख्याल में आ गई थी, औपसमिक की, क्षयोपशमिक की और क्षय की हो गई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो विषय देवलाली में उतना हाईलाइट नहीं किया था वो यहाँ कर रहे हैं, तो जो वहाँ ज़्यादा हो गया था उसको थोड़ा यहाँ गौण कर देंगे। चलेगा ना? चलेगा। वहाँ सम्यक दर्शन की जो 3 प्रकार कहे, औपसमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, इन तीनों में अपन ने 8 अंतर जाने थे। औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन, 8 अंतर जाने थे। यहाँ पर यदि दिख रहे होंगे तो देख लो, दिख गए ना? जिसको ज़रूरत हो ये PDF वगैरह कुछ विद्यार्थियों ने तो ले ली, गार्जियन ले लो और अपने ग्रुप में सबके काम में आ जाएगी। वे अपन ने 8 अंतर तो वहाँ अच्छे विस्तार से देख लिए थे, इसलिए अभी यहाँ पर इनको थोड़ा सा अपन गौण कर रहे हैं। यदि किसी ज़्यादा इच्छा हो कि नहीं चलना चाहिए तो बात अलग। जो 8वां अंतर अच्छे से समझ चुके थे, क्या लगता है उनको कि अब आवश्यकता है कि नहीं? अच्छा, जिन्होंने वो नहीं पढ़े उन लोगों को क्या लगता है आवश्यकता है कि नहीं? बस ये है मंथन जी, कितने 8 अंतर हैं। अब 8 अंतर लेंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ऐसा करते हैं, संक्षेप में इनको जानने का प्रयास कर लेते हैं, फिर किसी को कोई उस संबंधी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कर सकते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन, अऔपसमिक और क्षयिक, ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन करें। कई बार तो ये अंतर और जान के लोगों को लगता है कि सम्यक दर्शन इतना कठिन सा होता चला जा रहा है, हैं? ऐसा भी लगता है, कई लोग बोलते हैं। अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे कि सम्यक दर्शन सरल है, 7 तत्वों का श्रद्धान अथवा देवशास्त्रु का श्रद्धान, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। सम्यक दर्शन तो देवशास्त्रु के श्रद्धान का नाम है अथवा 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम है। यहाँ तो एक तो सम्यक दर्शन की ही परिभाषा इतनी कठिन कठिन सी कर दी। अच्छा, मेरा छोटा सा प्रश्न है पहले, वो वाले जो सम्यक दर्शन सरल वाले कहे और ये जो कठिन वाले कहे, दोनों में से आपको क्या लगता है कि हम कौन सा वाला करें? वाला करना चाहिए। इस 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, देवशास्त्रु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये वाले थोड़े सरल से लगते हैं, है ना? कठिन कौन से लगते हैं? क्या ये प्रकृतियां, नाम तो याद नहीं होते, फिर इनको दबाना है, कैसे दबाएंगे, अथवा क्षयोपशम कराना है, और फिर तीसरा क्षय करना है। ये तो बहुत कठिन काम है, दिखते तो एक भी नहीं है और करना बहुत सारा काम है। ऐसा लगता है ये वाला काम तो थोड़ा कठिन है ना? बड़े वाले भाई,
अच्छा लगता है? चलो ठीक, हमारी मर्जी। क्या बोले? कौन सा वाला? दोनों ही सरल है ना? दोनों ही सरल हैं, क्या है सरल तो क्या, जब एक होता है उस समय सब अपने आप हो जाते हैं। बताओ शाश्वत। शेर को कौन सा वाला हुआ था? महावीर भगवान का जो जीव था, तो कौन सा वाला हुआ होगा? गुरु वाला बस हुआ होगा। गुरु आए थे ना दो साथ में, सकता है देव शास्त्र वाला भी हो गया हो, यही वाला हुआ होगा। सब हुए थे इतने सारे, उसको याद होंगे, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, दर्शन के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये सब भेद होंगे, पता होंगे कि नहीं होंगे? एक भी नाम पता नहीं होगा, और फिर भी सम्यक दर्शन हो गया। कि सम्यक सम्यक दर्शन जब होता है तो ये सभी कार्य एक साथ हो जाते हैं, और जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको पता भी ना चले कि इनका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया मतलब ये सात अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोहिनी की तीनें दब गई, कि क्षयोपम हो गया, कि क्षय हो गया। वो कहाँ दिखती थोड़ी है, बस वो हो जाता है। यहाँ तो अपना जीव का कर्तव्य इतना होता है कि आत्मा का श्रद्धान करना। ये आत्मा मैं हूं, बाकी सब मुझसे भिन्न है। इतना श्रद्धान हो गया, तो शेर को इतना हो गया था, उसमें सब आ गए। देव शास्त्र गुरु का आ गया, सात तत्वों का आ गया, मोहिनी का उपसम, क्षय क्षय उपसम, सब आ गया, सब हो जाता है साथ में। इसलिए हमें ना सोचें कि कौन सा कठिन है और कौन सा सरल है। जब होगा तो सबके सब एक साथ हो जाएंगे, इसमें सरल और कठिन का प्रश्न नहीं होता। फिर भी अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन देखे, उनमें हमने कल ही देख लिया था कि मोक्ष के लिए ये तीनों के तीनों कंपलसरी हैं। ठीक है, कंपलसरी कहना हो, और इंग्लिश में एक और इससे बड़ा वर्ड है, क्या है मंथन? मैंडेटरी है ना, बिल्कुल होना ही होना। तीनों ही चाहिए तो ही मोक्ष हो सकता है, नहीं तो नहीं। उनमें भी सबसे पहले होगा, तो देखो अंतर सबसे पहला ऊपर बताया, सबसे पहले होगा तो औपसमिक होता है, उसके बाद नंबर शायोपसमिक का है, दूसरे नंबर पर शायोपसमिक होता है, और शायक उसके बाद होता है। एक क्रम है इनमें, पहले औपसमिक होगा, फिर शायोपसमिक होगा, और उसके बाद शायक होगा। हो गए। एक अंतर बहुत सरल है। नंबर 2 पर आते हैं। इसमें 3 करण, कितने करण? करण। ये कौन सा करण है? करण अर्जुन वाला? कौन सा वाला है? बहुत बढ़िया, कौन सा? सब पता है। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके पहले 5 लब्धियां चाहिए। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है, 5 लब्धियां। तो उनमें पहली लब्धि का नाम क्षयोपसम, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना, चौथी प्रायोग, और पांचवी करण। लब्धि साजी ग्रंथ में लिखा है, क्षयोप समय विशोही देशण पाउग करण लद्धिय। 5 हो गई हैं। क्षयोप समय माने क्षयोपसम, विशोही विशुद्धि, देशण देशना, पाउग प्रायोग, करण लब्धिय और करण लब्धि। ऐसी 5 लब्धियां कही गई हैं। ठीक है, सही। लेकिन पांचों में कहा चत्तारी भी सामान्य। चार तो कैसी हैं? सामान्य है, सामान्य है, कॉमन है, भव्य को भी हो जाती हैं, अभव्य को भी। लेकिन करणम पूर्ण होई सम्मतम, करण लब्धि जिसके होती है उसके नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही होता है।
आज उपाध्याय वालों को थोड़ा सा कठिन ना हो जाए। कल तो आए थे मिलने अलग से कनिष्ठ के लड़के, दमोह का था और एक कहाँ, मजा आ गया, गुलिस्तान में समझ में आ गया। रहा धन्यवाद, आज तो समझ में आ गया, अब रोज की गारंटी नहीं ले सकता लेकिन उत्साही जो होते हैं तो उनको तो सब समझ में आता है। अंगी पंचेंद्री तो है ही सभी, और नहीं तो दूसरा तो फिक्स है, हर्ष क्या है, समझ में नहीं आए वो भी तो समझ में आता ही है ना। जो समझ में आता है वो तो समझ में आता ही है, और जो समझ में नहीं आया ये भी समझ में आता है कि हमें समझ में नहीं आया, इतना तो आता ही है, बस हो गया काम। अपन प्रयास करते हैं, कोशिश तो ये करें कि समझ में आए वाला ही सिस्टम चले, दूसरा ऑप्शन वाला हमारे पास नहीं हो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो पांचवी है करण लब्धि। करण लब्धि, इसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है। अब करण का अर्थ होता है सरल भाषा में विशुद्ध परिणाम। करण का अर्थ है परिणाम। तो करण के तो बहुत सारे अर्थ हैं लोक में। करण का अर्थ है इंद्रियां भी होता है, करण का अर्थ है चिन्ह भी होता है, करण का अर्थ करण, एक जो विभक्तियां पड़ी हुई ना, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, एक वो भी करण होता है। 47 शक्तियों में पढ़ेंगे तो वहां करण शक्ति मिलेगी। और भी जहां जहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं करण, जो कर्णानुयोग में भी जो करण शब्द है ना, कर्णानुयोग, वहां करण का अर्थ गणित है। कर्णानुयोग जो शब्द है तो वहां कर्णानुयोग मतलब वहां करण का अर्थ क्या है, गणित है ना। सामान्य रूप से फिर विस्तार करो तो फिर सब आ जाता है उसमें। यहां करण का अर्थ है परिणाम, और ऐसे परिणाम जिनके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता ही है, होता ही है। कोई कहे, मान लो उसने शुरू किया हो और बीच में मन नहीं लग रहा हो, भूल जाए या मरण हो जाए, ऐसा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता ऐसा, उसका उस काल में मरण भी नहीं होता। करण लब्धि की जिसने प्राप्ति की है वह नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करता ही करता है। ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, अथवा कहें अध्यात्म की भाषा में आत्माभिमुख परिणाम। कैसे परिणाम, आत्माभिमुख परिणाम। और जैसे वो समय सारणी ग्रंथ में प्रज्ञा छैनी की जब चर्चा आती है, वहां पर गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, आत्मा की ओर स्थिति हुई ज्ञान की पर्याय। गुरुदेव इस तरह के शब्द बोलते हैं, माने कर्ण परिणाम माने आत्मा की ओर सन्मुख हुआ उपयोग, आत्मा की ओर झुका हुआ उपयोग। ऐसे परिणाम जब होते हैं तब उस समय ऐसे परिणामों को ही कर्ण परिणाम कहा, और उसके होने पर सम्यक दर्शन होता ही। अब वो कर्ण परिणाम के तीन भेद कहे, कौन से तीन, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। क्या है तीन, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इसके पहले मैं जरा पूछ, कनिष्ठ वरिष्ठ में कितने वाले कौन बैठे यहाँ, कनिष्ठ वरिष्ठ के बहुत बैठे, पर फर्स्ट ईयर है भी कि नहीं है, है सर, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर के भी होंगे। कल मैंने कहा भी था, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर में भी बैठते हैं, सेकेंड ईयर में भी बैठते हैं, थर्ड ईयर में भी बैठते हैं। कारण दूँ, हमारे मन ये तो फर्स्ट ईयर में भी मैं देखता हूँ, 2015 से पढ़ा रहा हूँ यहाँ गुड़े शिविर में, फर्स्ट ईयर में भी देखा
सेकेंड ईयर में रेगुलर, थर्ड ईयर में रेगुलर, फिर भूतपूर्व होने के बाद भी और अभूतपूर्व होने के बाद भी बैठे देखो हैं। और जिनको जिज्ञासा होती, रुचि होती है, तो सोचता है चलो बैठते हैं। आता भी हो तो भी क्या पता उसमें से कुछ और कोई नई एंगल मिले, नया चिंतन का बिंदु मिले। और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं, 20 साल से बैठते हैं, अन्ना जी की कक्षा में भी बैठते थे और अभी भी बैठते हैं। पता होगा, कई बार सुन भी लिया होगा, तो भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? कुछ ना, एक तो रिवीजन होता है, कुछ ना कुछ नया बिंदु, और कई बार पुराना भी हो तो उसमें से नया अपना दिमाग दौड़ता है, अपना दिमाग दौड़ता है। इसमें ऐसा कहा, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई ना कोई नया एंगल मिल जाता है। इस दृष्टि से बार बार अपन को सुनने समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। चलो, कितनी बात होगी? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ठीक है, कनिष्ठ वरिष्ठ। कनिष्ठ वरिष्ठ आप लोग तो जानते होंगे ना। कई बार लोग सोचते हैं कि आप क्या कनिष्ठ वरिष्ठ बोलते रहते हो। कनिष्ठ मतलब होती है 11th, वरिष्ठ मतलब होती है 12th। अभी बता दिया, आप दोहराएंगे नहीं, है ना। हाँ, कई लोग वो संघ का भी भेज देते हैं उधर कि आप कनिष्ठ वरिष्ठ क्या बोलते हैं। आ जाते कभी कभी मैसेज व्हाट्सएप कि कनिष्ठ वरिष्ठ क्या होता है। मैं कनिष्ठ माने 11वीं, वरिष्ठ माने 12वीं, इसलिए नए नए लोगों को दिक्कत होती। तो 3 हो गए परिणाम, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ये 3 परिणाम हैं। इनका तो जब डिटेल होगा तब होगा, लेकिन अभी डिटेल करने में लाभ नहीं। बस इतना जानते हैं कि ये 3 करण परिणाम सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य हैं। इसमें भी औपसमिक सम्यक दर्शन है, उसके लिए तीनों ही करण चाहिए। तीनों ही करण चाहिए। तीनों करण परिणाम होंगे तो औपसमिक सम्यक दर्शन होगा। लेकिन इसमें लिखा एक बार 3 करण परिणाम। कितने बार? एक बार 3 करण परिणाम चाहिए। कोई सोच सकता है एक बार 3 करण का मतलब कहीं 2 बार भी होंगे। हाँ है, देखो यहाँ औपसमिक में तो एक बार 3 करण परिणाम, और इसमें औपसमिक में 2 ही करण में काम हो जाता है, 3 करण भी नहीं चाहिए। कौन से 2? अधाकरण और अपूर्वकरण। ये 2 करण परिणाम हो, उससे शायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। बहुत सूक्ष्म अभ्यासी हो तो उनको तो इसमें भी पूरा होगा, इसमें ऐसा भी है। ठीक है अब है ना। जहां कुछ लगे तो बोल देना, तो फिर उसका खुलासा भी हो जाएगा। शायोपसमिक सम्यक्त्व के लिए कितने करण परिणाम? 2 करण, अधाकरण और अपूर्वकरण। इतने से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर शायक सम्यक्त्व, उसके लिए कितने करण परिणाम? 3 करण, लेकिन कितनी बार? 2 बार 3 करण परिणाम होते हैं। ठीक है, विधि सा बस ध्यान रहता है, बाकी अशेष में विशेष ख्याल में आता है, लेकिन विशेष भी विशेष है ये वैसे, लेकिन वो अशेष। चलो ठीक है, सहायक सम्यक्त्व के लिए 2 बार 3 करण परिणाम चाहिए। इतना हो गया। अब अगले पर पहुंचते हैं। माइक भी है। बहुत अच्छा है, प्रश्न तो नहीं है। तो ऐसा है कि 8वां अंतर पे भी चर्चा करें ना तो 8 ही दिन निकल जाए। ऐसा है, मैंने उस पर चर्चा करो, फिर संघ का समाधान शुरू हो जाए तो समझ लेना पूरा उसमें हो जाए। इतना विषय इसमें है। इनका प्रश्न है शायोपसमिक सम्यक्त्व के लिए 2 करण परिणाम कहे, लेकिन सम्यक दर्शन तो तीनों करण परिणाम पूर्वक होता है, तो यहाँ 2 कैसे? देखो ऐसा है, शायोपसमिक सम्यक दर्शन 2 करण कब होते हैं?
जब वो एक बार 3 करण ले लेता है, क्या बोले, तो करण कब होते हैं? एक बार वो 3 करण ले लेता है, माने देखा जाए 5 करण हो गए उसके। कितने हो गए? कैसे हो गए सुनना, कहीं का कहीं अर्थ मत लगा लेना, नहीं तो वहां नोट्स बना लिए। चाहे उस समय सम्यक्त के 5 करण, शास्त्र में तो 3 ही करण लिखे। कैसे हो गए? आयोसमिक सम्यक्त जो जीव प्राप्त कर रहा है, पहले वह औपसमिक सम्यक्त प्राप्त कर चुका है, फिर मिथ्यात्व में आ चुका है। तो पहले औपसमिक सम्यक्त प्राप्त किया तो 3 करण तो उसको पहले ही हो गए थे, फिर मिथ्यात्व में आ गया। आ जाने के बाद अब उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगती, अब 2 करण से ही काम हो जाता है। शुरुआत में तो 3 करण चाहिए चाहिए, तो पहले तो लगते हैं, लेकिन फिर मिथ्यात्व में आ गया और फिर से शायोपसमिक सम्यक्त तो करे, तो 2 करण से ही शायोपसमिक सम्यक्त तो हो जाता। प्रश्न है, चलो पूछ लो, लेकिन यही ना हो संघ का समाधान में फिर कहीं अटक जाए। इनका कहना है कि वो जो 3 करण हैं मिथ्यात्व अवस्था में भी कंटिन्यू रहते हैं क्या? नहीं रहते। वहां औपसमिक सम्यक्त तो प्राप्त किया 3 करण पूर्वक, अब मिथ्यात्व का उदय आ गया तो कहाँ गया? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब वहां कोई करण नहीं है अभी। मान लो वहां पर 25-50 साल रहे, 100 साल रहे, मिथ्यात्व में कोई भी करण नहीं है। फिर जब वह पुरुषार्थ करे तो 2 करण से ही अंतर मुहूर्त ही लगता है, 2 करण से ही शायोपसमिक सम्यक्त तो हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है, चलो आज तो बोलो। होने को तो मुझे तो इस संघ के समाधान सेशन में ज्यादा मजा आता है, लेकिन कई लोग कहते हैं आज तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये भी तो है, लेकिन उनको लगता है आज कुछ हुआ ही नहीं, बात संघ का ही समाधान चलता रहा। संघ का समाधान भी तो बहुत देखा जाए, मैं तो ये समझता हूँ संघ का ही समाधान सबसे बड़ी चीज है। क्यों? कक्षा चली, एक ने वन वे में बोला, दूसरे ने समझ में सुना समझा, कितना ख्याल में आए तो पता ही नहीं चलता। तो 2 वे, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो ही असली विषय पकड़ में आता है कि किसने कितना समझा। असली तो वो है, लेकिन अब ये है कि इतनी भीड़ है, यदि ऐसा ही ऐसा करते रहें तो फिर वो यहीं अटक जाएंगे, इसलिए थोड़ा अपन फ्लो में चलते हैं। लेकिन चलो थोड़ा सा, हाँ बोलो। बहुत अच्छा, तो वो प्रश्न तो बहुत हैं। करण लब्धि के जो 3 भेद कहे, तो तीनों एक साथ हो जाते हैं, एक के बाद एक हो जाते हैं। 2 प्रश्न पूछे, मैं तीसरा और लगा देता हूँ कि कभी आगे पीछे हो जाते हैं, हैं? कभी अनुवृत्तिकरण पहले हो जाए, फिर कभी बाद में अधाकरण हो जाए, फिर अपूर्वकरण। ऐसा नहीं होता, पहला क्रम से ही होते हैं, उसमें भी पहले अधाकरण होगा, फिर अपूर्वकरण होगा, फिर अनिवृत्तिकरण होगा, इसी तरह से होता। साथ में तीनों नहीं होते, एक का जब टाइम अप होता है तो दूसरे का टाइम शुरू होता है, फिर दूसरे का टाइम अप, अंतर मुहूर्त लगता है हर एक में, फिर तीसरे का टाइम अधाकरण हुआ। हाँ, इनका कहना है अधाकरण पहले हुआ, फिर अपूर्वकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ तो अधाकरण छूट जाएगा, जान दो। क्यों? विशुद्धि आगे बढ़ गई, तो जो कम विशुद्धि जो थी, अधाकरण में कम विशुद्धि, अपूर्वकरण में उससे भी ज्यादा विशुद्धि, और अनुवृत्तिकरण में उससे भी ज्यादा विशुद्धि। तो अधाकरण वाला जब अपूर्वकरण में जाता है तो कम विशुद्धि तो ऑटोमेटिक छूट गई ना, बढ़ गई ना वो, एक तरह से तो उसमें प्लस ही हुआ, वो चाहे कहो चाहे वो इधर रह गया, अपूर्वकरण में और विशुद्धि बढ़ गई। अच्छा मुझे बताओ, कौन सी क्लास में है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आए, नीचे की क्लास में छूट गई कि नहीं? छूट गई, पक्का बताना। एक अपेक्षा से छूट भी गई और दूसरी अपेक्षा से नहीं भी छूटी। कैसे?
एग्जाम दी सारी मार्कशीट रखे हो कि नहीं संभाल के, नहीं तो जला दो उनको तब काम में आएंगी। और उनका जो जो अध्ययन किया, ज्ञान किया, वो आगे आगे मेंटेन है ना, बढ़ता चला जा रहा है। इस दृष्टि से वो है भी और नहीं भी है, दोनों बातें अपन कथनचित कह सकते हैं। हमारा दो इनका कहना है आयोपसमिक सम्यक तो जब होता है मैं सम्यक प्रकृति का उदय होने को ही जब बहुत इसमें लंबा चला जाएगा, विषय रह जाएगा, या फिर सबको पसंद हो तो मैं तो चलता रहूँगा। कई लोग हाँ भी बोलते हैं, ना तो कोई बोलता नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। पक्का कोई ना नहीं बोलता, हाँ बोलने वाले हाँ बोल लेते हैं, ना बोलने वाले ना नहीं बोलेंगे, भी चुप रहेंगे। कई बार समझना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा विषय भी तो चलने दो। ऐसा करते हैं अपन, विषय बढ़ाते जाते हैं थोड़ा, फिर जब कुछ लगे तो फिर उसमें फिर खुलासा, क्योंकि अभी तो चला ही नहीं, और चलने के पहले ही बहुत सारे ब्रेक लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी, है ना। चलो अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। क्या बोले विवेक रनौद, हो गया ना क्लियर। औपसमिक सम्यक्त में कितने करण, 3 करण, कितनी बार, 1 बार। सायोपसमिक सम्यक्त में कितने करण, 2 करण, और शायक सम्यक्त के लिए 3 करण, वो भी 2 बार होंगे। हो गया। फिर ऐसा करेंगे, लगे तो कक्षा के बाद और फिर खुलते जाना, लोग ऊपर चले जाएंगे, भगवान लोग नीचे बैठे। चलो अगला है तीसरा पॉइंट। इसमें 7 प्रकृतियों का उपसम होता है। इसमें औपसमिक सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का उपसम, उपसम होता है मतलब सातों दब जाती हैं। और शायोपसमिक सम्यक में क्या होता है, 6 प्रकृतियों का तो क्षयोपसम होता है, 1 प्रकृति का उदय होता है। कौन सी 6 का क्षयोपसम होता है, अनंतानुबंधी 4, क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मोहिनी की 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका क्या होगा, क्षयोपसम होगा। और सम्यक्त प्रकृति का होता है उदय। इसमें क्षयोपसमिक सम्यक्त में। फिर इसके बाद अगला बिंदु है क्षयिक सम्यक्त में क्या होता है, इसमें 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, नाश हो जाता है, परमानेंट नष्ट हो जाती है। अगला बिंदु है चौथा, इसका उत्कृष्ट व जघन्य काल कितना है, अंतर्मुहूर्त। औपसमिक सम्यक्त का उत्कृष्ट काल कहो, जघन्य काल कहो, अंतर्मुहूर्त है, अलग से उसमें ऐसा नहीं है, बस अंतर्मुहूर्त। क्षयोपसमिक सम्यक्त में थोड़ा विशेष है। क्या है विशेष, राजेश जी भाई। जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, इसका क्षयोपसमिक सम्यक्त का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। सागर 66 तो समझते ना सब, ज़्यादा समझाते हैं फिर 66 ही नहीं समझ में आता आजकल लोग। 66 66 सागर, चलो 66 तो समझ में आ गया, लेकिन सागर, सागर का कौन है यहाँ पर, एक है, देखो प्रमोद जी भाई साहब बैठे, 2 हैं सागर के, और भी होंगे कोई सागर के, नहीं भी हो तो उनको तो पता है कि सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है ना, भाई साहब भी, अरुण जी भाई, कोई वाला सागर ना, ये कह रहा है हाँ हाँ उधर, नहीं अब जो बदल गए तुम,
पहले ऐसा ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, अभी वो वाले सागर की बात नहीं चल रही है। कौन सा वाला सागर है? ये सागर थोड़ा अलग जाति का है। ये समुद्र वाला भी सागर नहीं है। कोई कहे वो मध्य प्रदेश वाला सागर नहीं होगा तो वो समुद्र वाला सागर होगा। ये वो वाला वो सागर वो भी नहीं है। कौन सा सागर है? ये कह रहे गड्ढे खोदने वाला सागर। ये सब जान गए अभी से सब है। गड्ढे खुदवाना है क्या? दादा तो खुदवाते रहते हैं अभी, लेकिन नहीं खोदेंगे, है ना। नहीं तो गड्ढे खोदेंगे ना, खोद भी नहीं पाएंगे, बहुत समय निकल जाएगा। और देखा जाए वो गड्ढे तो पल्ले में खोदते हैं, फिर धीरे धीरे वो सागर तक पहुंच जाता है। प्रकरण बहुत बड़ा है, सागर का प्रमाण बहुत है ना। अभी वो बताएंगे ना, उसकी परिभाषा ही बताएंगे ना सागर की। फिर जो परिभाषा में आएगा फिर प्रश्न खड़ा होगा ये क्या चीज है ना। तो कहानी लंबी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हिंट कर रहा हूं बस। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। क्या बोले? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। कोड़ा कोड़ी तो समझते हो? नहीं तो वे कोड़ा कोड़ी मारते हैं, वो वाला कोड़ा कोड़ी मत समझ लेना है। करोड़ में करोड़ का गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी आता है, वो कोड़ा कोड़ी है। और पल्ल, पल्ल वो बुंदेलखंड वालों की ठंडी में जो उड़ते हैं वो वाली बात नहीं चल रही है अभी। हाँ, तो बुंदेलखंड वाले तो कहते हैं वो ठंड में उड़ते हैं ना, वो उसको क्या पल्ली बोलते हैं। वो ना पल्ल, वो पल्ली वल्ली वाला नहीं, ये पल्ल है। ये बहुत बड़ा, इसमें गड्ढा खोदते हैं वो, फिर सारी प्रोसेस बहुत बड़ी है। वो प्रकरण अलग है। अभी तो अपन इतना जाने कि सागर का बेसिक बेसिक अपन को ख्याल में हो। तो यहाँ बता दिया कि शायोब समिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर होता है। 66 सागर इतना बड़ा काल है, उत्कृष्ट है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शायक सम्यक्त्व का काल सीधा अनंत है, इसमें जघन्य वाला काम ही नहीं है। शायक सम्यक तो एक बार हो गया तो फिर अनंत काल तक फुर्सत। इससे बात ख्याल में आती है, औपसमिक सम्यक्त्व नियम से छूटेगा ही, शायोपसमिक सम्यक्त्व भी छूटेगा ही, क्योंकि उनका काल ही नहीं है उतना। शायक सम्यक्त हुआ तो वह अनंत काल तक रहने वाला है, वह कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए कई लोग शायक सम्यक्त की बहुत डिमांड करते हैं कि शायक सम्यक्त हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि पहले उसके पहले औपसमिक भी चाहिए, फिर शायोपसमिक भी चाहिए, वो भी होते हैं, फिर ये होता है। इसका काल कितना कहा? शायक सम्यक्त का काल अनंत कहा। ठीक है, पक्का हो गया। चलो आगे बढ़ते। इसमें एक कई लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं पहले ही पूछ के बता देता हूं। कई लोग शायोपसमिक सम्यक्त्व का काल कहते हैं उत्कृष्ट, कि हमने तो सुना है, क्या सुना है? 132 सागर। कोई दूसरी भाषा में बोलता है 266 सागर। कितना? 266 सागर। 266 सागर नहीं है वास्तव में तो। शायोपसमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर ही है। फिर वो दो कहाँ से कैसा बनता है? 66 सागर हुए, फिर अंतर मुहूर्त के लिए वह अंतर मुहूर्त के लिए शायोपसमिक सम्यक्त्व छूटता है। कर कहाँ आता है? कौन से गुणस्थान में? तो है तीसरे गुणस्थान में आता है। और फिर उसके बाद से फिर से शायोपसमिक सम्यक्त्व हो तो फिर 66 सागर तक बना रह सकता है। इस दृष्टि से वो अंतर मुहूर्त का कम करना, उसमें अंतर मुहूर्त कम 266 सागर कह दो अथवा 132 सागर कह दो, अंतर मुहूर्त उसमें माइनस करना पड़ेगा। इतना करेंगे तो इतना आ जाता है उसका काल। अब अगले बिंदु पर आते हैं, 5वां पॉइंट।
इसकी उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है। शब्द तो हर एक में नए नए हैं, कठिन हैं। ये कक्षाएं तो शिविर में तो ये समझ लो कि एक डोज हैं, माहौल टाइप का बन जाए, फिर उसके बाद लगातार अध्ययन करते रहें, फिर शंका समाधान, तत्व चर्चा, अध्ययन जितना उतना आता है। सबसे पहला औपसमिक सम्यक होते ही क्या होता है उस समय? गुण श्रेणी निर्जरा। औपसमिक सम्यक्त्व की जब उत्पत्ति होती है उस समय गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, और शायक सम्यक्त हो उस समय गुण श्रेणी निर्जरा लगातार है प्रति समय। अब कई लोगों को प्रश्न उठ सकता है कि गुण श्रेणी निर्जरा क्या है। हाथ भी उठा रहा था, हम समझ गए गुण श्रेणी निर्जरा क्या है। शॉर्ट में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी माने गुणाकार रूप से निर्जरा होना। कैसी निर्जरा होना? गुणाकार रूप से निर्जरा होना। कि गुणाकार रूप से का मतलब पहले समय में मान लो 2 की निर्जरा हुई तो दूसरे समय में 4 की होगी, फिर तीसरे समय में जैसे कोई 8 बोले, तीसरे समय में 16 की होगी। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, फिर उसके बाद 64 है 256। माने ऐसी गुणाकार रूप में होती है, डबल डबल नहीं। हाँ, डबल डबल नहीं होती कि 2 फिर 2 दूनी 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 नहीं होता है। माने गुणाकार रूप से, माने पहले समय में जितनी कर्म निर्जरा हुई उससे अगले अगले समय में गुणाकार रूप से 2, फिर उससे 4, फिर 16, फिर 256, इस तरह से होती है। ऐसी निर्जरा औपसमिक सम्यक्त्व के काल में, औपसमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो उस समय होती है, औपसमिक में नहीं होती, और शायक में प्रति समय होती। अगला बिंदु, ये मैं पूरे कर देता हूं 8, फिर उसके बाद आमने सामना हो जाएगा, है ना। तो घड़ियां एक जैसी, हम पूछेंगे कि कौन सा वाला लें टाइम, पहले से किसी आदि होगी, नहीं तो और लंबी खींचेंगे। कई लोग ऐसे ही करते हैं, तुम लोगों ने तो नहीं किया ना। कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं, ये तो बहुत लंबा लंबा खींचते हैं, तो लाइट बंद कर दो कहीं से या तो यहाँ माइक वाइक डिस्टर्ब कर दो, या वहाँ कहीं घड़ी आगे कर दो, कहीं ना कहीं से अपना काम हो जाए, जल्दी टेंशन खत्म हो जाए। बाकी यहाँ तो कहीं कुछ हुआ नहीं, वो तो टाइम में ला दिया हो। चलो अगला बिंदु देखते हैं। 8वां पॉइंट है, यह है प्रथमोपसम की अपेक्षा मात्र मिथ्या दृष्टियों को होता है। तो औपसमिक सम्यक्त्व है किसकी अपेक्षा? प्रथमोपसम की अपेक्षा। कोई कहे ये क्या होता है प्रथम उपसम? उपसम तो खूब सुना, ये प्रथमोपसम क्या होता है? औपसमिक सम्यक्त्व के 2 भेद। कितने भेद? और मजेदार भेद, कोई मेहनत नहीं करना। कितने भेद? 2 भेद। पहला प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम। बस सीधा सिंपल है, कोई काम नहीं है ऐसा कि वो याद करो। कभी कभी तो जब ये जो 2 भेद सुनते हैं मंथन, ऐसा लगता है हर के ऐसा ही भेद होते। तत्व कितने होते हैं? 7। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे हर एक के भेद हो तो कितना मजा आता है ना, कोई याद ही नहीं करना। यहाँ का पहला प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम, मान लो 3 भेद होते तो तीसरा तृतीयोपसम हो जाता, लेकिन है नहीं 3, है तो कितने? 2। तो यहाँ पर दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। प्रथमोपसम की अपेक्षा किसको होता है? मिथ्या दृष्टियों को ही होता है। मिथ्या दृष्टियों, इसमें भी कोई कह सकता है
इसमें कौन सी बड़ी बात है? सम्यक दर्शन होगा तो किसको होगा? मिथ्या दृष्टियों को तो होगा, क्या सम्यक दृष्टियों को होगा? ऐसा भी है, मिथ्या दृष्टियों को भी सम्यक दर्शन होता है, और किसको होता है? सम्यक दृष्टियों को भी सम्यक दर्शन होता है। ये थोड़ा बहुत अटपटा लगता है, आजकल तो लोग अभ्यास कर लिए हैं, इससे नहीं लगता। जब अन्ना जी पढ़ाते थे, जब वो बोलते थे दृष्टियों को सम्यक दर्शन होता है, क्या है? वो तो मिथ्या दृष्टियों को होता है। नहीं, सम्यक दृष्टियों को भी होता है। ये लोगों को भरोसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लेकिन सम्यक दृष्टियों को भी होता है। मिथ्या दृष्टियों को होता है वो प्रथमोपसम, और शायोपसम एक सम्यक दर्शन किस किस को होता है? मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को। कैसे? अभी अपन ने देखा था ना, औपसम्यक सम्यक तो छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, और मिथ्यात्व से फिर से शायोपसम्यक कर ले तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, और सम्यक दृष्टि को। कौन से सम्यक दृष्टि को? अच्छा, कौन बताएगा? शायोपसम्यक सम्यक्त्व कौन से सम्यक दृष्टि को तो बता सकते हैं? एक इंडियर वाले तो बता ही देंगे। गौतम गणधर से पूछ। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। औपसम्यक ही कहो। शायोपसम्यक सम्यक दर्शन किसको? औपसम्यक सम्यक दृष्टि को। अब वो चाहे प्रथमोपसम हो चाहे द्वितीयोपसम हो, कोई भी हो, शायोपसम्यक सम्यक दर्शन औपसम्यक सम्यक दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को भी होता है और औपसम्यक सम्यक दृष्टि को। और शायक सम्यक दर्शन, हेलोकर जी साहब, किस किस को? मिथ्या दृष्टियों को होता है शायक। किसी को में कुछ कहना हो कि हाँ होता है तो बता दो। राजा श्रेणिक को तो हुआ था, कई लोग राजा श्रेणिक को तो हुआ था। राजा श्रेणिक को मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्यात्व से सीधा शायक नहीं हुआ, तो फिर किस पूर्वक हुआ होगा? किस पूर्वक? पहले नंबर औपसम्यक, उसके बाद शायोपसम्यक, फिर तीसरे नंबर पर हुआ शायक। ये क्रम वहां भी था है? तो यहाँ क्या बताया? इसको शायक सम्यक दृष्टियों को। शायक सम्यक दर्शन होगा वो किसको होगा? मात्र सम्यक दृष्टियों को होगा। अच्छा, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, शायक सम्यक दर्शन मात्र सम्यक दृष्टियों को होगा तो कौन से सम्यक दृष्टि को? पैर में दर्द है क्या? तो औपसम्यक कि शायोपसम्यक? शायोपसम्यक, बिल्कुल सही जवाब। शायक सम्यक दर्शन मात्र शायोपसम्यक सम्यक दृष्टियों को ही होता है, औपसम्यक वालों को कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना? उसके पीछे भी लॉजिक हैं, तर्क युक्तियां हैं। अभी अपन इतनी बात कर रहे हैं। अगला 2 पॉइंट और जल्दी से कर लेते हैं, फिर अपना टाइम अप। औपसम्यक सम्यक दर्शन पूर्णतः निर्दोष है। औपसम्यक सम्यक दर्शन पूर्णतः निर्दोष, इसमें कोई दोष नहीं लगते। और शायोपसम्यक सम्यक दर्शन ऐसा है, सदोष है। अभी कठिन कठिन शब्द मत बोलो। क्या बोल रहे? चल मलगाड़ दोष, काय को बोल रहे हो? रब्बी लोग कहेंगे ये क्या होता है? अभी इतना ही बोलो। क्या बोलो? शायोपसम्यक सम्यक दर्शन सदोष होता है। इतना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। फिर तीसरा, शायक सम्यक दर्शन वह भी पूर्णतः निर्दोष होता है, उसमें भी कोई दोष नहीं लगते। ये हो गया। और अंतिम, औपसम्यक सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट जाए। क्या बोले? औपसम्यक सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट जाए, दोबारा होने में कितना टाइम लगे? कितना? असंख्यात वर्ष। इसमें भी प्रथमोपसम की अपेक्षा समझना। क्या समझना? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार होकर छूट जाए, फिर से दोबारा प्रथमोपसम होना हो, असंख्यात वर्ष लग जाते हैं।
तुरंत नहीं हो सकता। और शायद समय सम्यक्त, ये सुन के लोग घबरा जाते हैं, एक बार छूट गया तो फिर असंख्यात वर्ष रुकना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि प्रथमोपसम होके छूट जाए तो अपने पास दूसरा रास्ता है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो लोग कहते हैं ना, टेढ़ी उंगली करो उससे निकालो, है मानो प्रथमोपसम होके एक बार छूट जाए तो दोबारा प्रथमोपसम के लिए ही इंतजार करते रहो असंख्यात वर्षों तक, ये कोई जरूरत नहीं है। छायोपसम एक सम्यक्त अंतर मुहूर्त में हो जाता है। मान लो वो छूट जाए तो फिर अंतर मुहूर्त में हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और शायक सम्यक्त ये तो हो गया तो फिर कभी छूटता ही नहीं है। इस तरह से ये 8 अंतर के द्वारा अपन ने यहाँ चर्चा की है। कोई खास एकदम इम्पोर्टेंट बात हो कह सकते हैं, नहीं तो फिर भक्ति का समय भी रोकना नहीं चाहिए, वो भी अभी जरूरी तो है ही, है ना। ठीक, चलो फिर अभी पूरा करते हैं। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अच्छा, एक बस जानकारी देना है कि जो